हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में कि ये जो एल्गोरिथम है वो होता क्या है, इसको हम डिज़ाइन कैसे करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, वो भी एक एग्जाम्पल करेंगे और उस पर एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे उस पर प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाउ टू सिस्टमेटिकली परफॉर्म अ टास्क। ये हमें सिखाता है कि हमें कोई टास्क कैसे परफॉर्म करना है एक सिस्टमेटिकली वे में। तो एल्गोरिथम एक्चुअल में एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हमें एक मेथड देता है, मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमें कोई अगर वेज बनाना है, मतलब कुछ हम पका रहे हैं, तो उसके लिए कुछ रेसिपी होती है। तो उस रेसिपी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि वो पकाते हैं। मतलब कि कुछ फूड है, उसको हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो उससे पहले जो रेसिपी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि फॉलो करते हैं। तो वैसे ही जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग तो उसको करने के लिए हमें एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ेगा। तो यही हम लोग जानने वाले हैं कि क्या करना है इसमें, कैसे आगे बढ़ना है। तो उसके बाद एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो एल्गोरिथम है उसमें इतना पावर होता है कि वो हमारे टास्क को या हमारे इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब कि वो क्या करता है कि हमारे टास्क के हमारा जो टास्क है उसको हम एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। तो वो क्या होता है कि ये एल्गोरिथम बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग इसके मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस वर्क के करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो वैसे ही हमारा एक ही टास्क को सॉल्व करने का अलग अलग एल्गोरिथम हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि एल्गोरिथम के लिए हमें कुछ कंप्यूट करना पड़ता है, न्यूमेरिकल फंक्शंस। जैसे कि मान लो कि आपके पास ये न्यूमेरिकल फंक्शंस होता है, ये फंक्शन हो गया एक्स वाई। तो ये यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन हो गया, इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे x टू दी पावर y होगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं एल्गोरिथम में, और उसके थ्रू हम लोग एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। तो आगे हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। एल्गोरिथम को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। उस एग्जाम्पल के थ्रू जब हम एल्गोरिथम को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से हम उस एल्गो को समझ पाएंगे। एल्गोरिथम को आम तौर पे स्टूडेंट्स या टीचर्स एल्गो भी बोलते हैं। एल्गोरिथम का जो शॉर्ट नेम होता है एल्गो, उसको बोलते हैं। एल्गोरिथम एक्चुअल में क्या होता है कि खुद ही शॉर्ट फॉर्म यूज करता है। जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसमें का जो जी है और सी है और डी है, इसका यूज करके यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लिखा हुआ है। तो जब हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कैसे निकालते हैं। तो मैथमेटिक्स में वहाँ पे हमें क्या होता था, एक m या n, मतलब कि कोई दो डिजिट होते थे, दो नंबर्स। मान लिए कि यहाँ पे दिख रहा है 8 और 12, इनके हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालते थे। और 8 और 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये एल्गो है, इस एल्गो के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक ऐसा यूनिवर्सल एल्गो बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि हमने कोई नंबर ना लेके हमने यहाँ पे क्या किया कि m देख लिया कि ये वाला जो m है, इस m को और इस n को मान लिया वो नंबर। इसी m और n पे हमारा ऑपरेशंस होगा, हमारा एल्गो फॉलो होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्जेस्ट k सच दैट k डिवाइड्स m एंड k डिवाइड्स n। तो यहाँ पे जैसे GCD मैंने बता दिया कि 8 और 12 का 4 आया, वैसे ही 18 और 25 का 1 आया। अब क्या होता है कि किसी भी दो नंबर की कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, मान लीजिए कि वो 12 है, तो इसका जो डिवाइड्स है ये हमेशा 1 से डिवाइड्स हो जाएगा। मतलब कोई भी जो नंबर है उसका एटलीस्ट एक तो कॉमन डिवाइज़र होता ही है।
अब यहाँ पे एक बात और देखने को मिल रही है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी कि उन्हें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना नहीं आता होगा या वो भूल चुके होंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक बार उसको परफॉर्म कर देता हूँ ताकि आगे का एल्गो आसान हो जाए। तो ये वाला है हमारा 8 और 12, इसका निकालना है हमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 4 है। ये कैसे आया? तो सबसे पहले क्या करना है कि 8 है, इस 8 का जो फैक्टर्स है उसे हमें निकालना है। तो 8 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और स्वयं 8 होता है। तो इसका क्या, ये कैसे निकल के आया? फैक्टर्स उसको बोलते हैं कि अगर हम 1 से इसको डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा इसका वो 0 आएगा। ठीक है, तो जिस नंबर से हम इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर हमें 0 आए तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। वैसे ही 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, 4 से करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, 8 से करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। जैसे 8 से हम किए तो ये रिमाइंडर हमारा कितना आया? 0। तो अब एक बात और यहाँ पे देखना है कि जो हमारा फैक्टर्स आ रहा है यहाँ पे, अगर हम 8 का फैक्टर्स जो आया है, मान लो कि यहाँ पे 8 का फैक्टर्स जो यहाँ पे आया था 4 और 8, ये कहाँ से आया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसी के बीच है 1 to 8। अगर मेरा जो एम है ये एम 8 है, जो एम है, तो हमारा जो रिमाइंडर आने वाला है वो 1 to m, 1 से लेके और m मतलब 1 से 8 तक के बीच का ही आने वाला है। तो जब भी हमारा जो फैक्टर आएगा, जो फैक्टर आने वाले 1 से m के बीच में आने वाला है, तो हमें जब अपना फैक्टर निकालना है तो हमारा जो रेंज होना चाहिए, मतलब फैक्टर निकालने का, वो कितना होना चाहिए? 1 से 8 तक का होना चाहिए। इसी के बीच का वो फैक्टर होगा, या वो 1 से स्टार्ट होगा और 8 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे थे पहले कि हमने इसका फैक्टर निकाल लिया 8 का, उसके बाद हमें 12 का फैक्टर निकालना है। तो 12 का फैक्टर जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 4 6 और खुद 12 होगा। तो ये तो फैक्टर पहले निकालना है, मैंने फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर ऑफ m निकाला, फिर फैक्टर ऑफ n निकाला। उसके बाद क्या करना है कि इसमें जो कॉमन है, जो फैक्टर कॉमन है, कॉमन फैक्टर, उसको हमें यहाँ पे लिख देना है। तो कॉमन 1 है, इसमें 1 है, 2 2 4 और 4, तो 1 2 और 4 ये कॉमन फैक्टर है। तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो होगा जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4 आया, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे आपको GCD 18 और 25 दिख रहा है, इसका जो GCD है वो 1 है। तो यहाँ से हमें ये सारी बातें देखने को मिल रही है कि जो 1 है वो एवरी नंबर को डिवाइड करता है। तो 1 वाला जो है 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, चाहे वो 8 हो, 12 हो, 18 हो, 25 हो। अगर किसी 2 नंबर्स का GCD निकालना है तो कम से कम एटलीस्ट उसका एक तो कॉमन डिवाइज़र होगा ही होगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, m और n का एटलीस्ट 1 कॉमन डिवाइज़र होता ही है, चाहे वो कोई भी नंबर्स क्यों ना हो। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने अभी यहाँ पे पिछले स्लाइड्स में देखा है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिस्ट आउट करते हैं, तो कैसे उसका कंप्यूटिंग होता है, वो यहाँ पे पहले क्या करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब हम निकाले थे तो हमने क्या किया था कि लिस्ट आउट कॉमन फैक्टर ऑफ m का हमने कॉमन फैक्टर पहले m का फैक्टर निकाल लेना है, फिर उसके बाद n का फैक्टर निकाल लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि हमें वो काम करना है कि जो अपीयर्स ऑन बोथ लिस्ट, मतलब जो m में है और जो n में है, इन दोनों में जो कॉमन है उनको फिर लिस्ट आउट कर लेना है। उनको लिस्ट आउट करने के बाद हमें क्या करना है कि जो उसमें से ग्रेटेस्ट है उनको ले लेना है, वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। तो इसको ऐसे हम कंप्यूट कर सकते हैं कि फैक्टर ऑफ m मस्ट बी बिटवीन 1 एंड m।
ये एक बात यहाँ से हमें पता चली है जो हमने अभी भी बताया कि जो फैक्टर होगा वो क्या होगा कि 1 और m के बीच में ही होगा। मैंने पिछले जो एग्जाम्पल्स दिए थे थोड़ा उसमें ये बात पता चली थी कि 1 और m के बीच में होगा। दूसरा, टेस्ट ईच नंबर इन दिस रेंज, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि सारे रेंज 1 to m के बीच के जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, अगर मैंने 8 का चेक किया था तो 1 से लेके 8 के बीच का जितना भी था फैक्टर्स उनको क्या किया था, चेक किया था सारे इसके लिए, सारे i के लिए किया था 1 से 8 तक के बीच के लिए। इनमें से जो लोग सबके लिए किया, सबको 1 से 8 को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आया था, 2 से 8 को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आया था, 3 यहाँ पे है, 3 से 8 को डिवाइड किए तो 0 नहीं आया, तो उनको हमने क्रॉस कर दिया। लेकिन सबके लिए चेक करना है। चेक करने के बाद जिनका रिमाइंडर 0 आएगा, इफ़ डिवाइड्स m विदाउट अ रिमाइंडर ऐड इट लिस्ट ऑफ फैक्टर। ओके, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब हम चेक करेंगे सारे रेंज के लिए तो जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब बिना रिमाइंडर के जो i हमें मिलेगा, जो नंबर्स मिलेंगे 1 to m के बीच के, उन्हें क्या करना है, हमें ऐड कर देना है लिस्ट में और फिर आगे बढ़ना है। तो वैसे ही काम, जैसे एग्जांपल लेते हैं GCD 14 और 63, ठीक है। 14 और 63 का हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाला है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 and m, तो 1 और 14, 1 and n मतलब 1 से 14 के बीच का जितना भी मार्क्स नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 से यहाँ 14 तक हमने लिख दिए। ये एक लिस्ट हो गया। उसके बाद क्या किया, इस लिस्ट से हमने यहाँ पे टेस्ट ईच नंबर ऑफ इन दिस रेंज, सारे नंबर को चेक किया कि 14 डिवाइडेड बाई 1, तो ये तो आपको पता है कि 14 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमें क्या मिलने वाला है, 0, ठीक है। वैसे ही सेम अगर हम यहाँ पे करते हैं, जब इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 7 मिलेगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। 3 से करेंगे तो क्या होगा, जब हम 14 में 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा रिमाइंडर में 2, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर नहीं मिला, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये डिवाइड नहीं करेगा, 4 भी 14 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा। 7 से जब करते हैं तो 7 × 2 = 14 और रिमाइंडर मिलता है हमें 0, तो 7 करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा, 11 12 और 13 नहीं करेगा। अब यहाँ पे 14 खुद 14 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो ये वाला जो हुआ हमारा फैक्टर हुआ। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद हमें क्या करना था कि जो फैक्टर निकला है वहाँ इसका 14 और 63 में जो 14 का फैक्टर निकला है वो फैक्टर ऑफ 14 क्या निकला था, 1 2 7 और 14, ठीक है। ये सारे सेम वर्क हमें क्या करना है, n के लिए करना है, जो हमारा n था, मतलब ये जो 63 था उसके लिए करना है। सेम फैक्टर ऑफ m की जगह पे यहाँ पे n मस्ट बी बिटवीन 1 and n होगा, ठीक है। उसके बाद हमें टेस्ट ईच नंबर इन रेंज सबके लिए चेक करना है कि कौन उसके को डिवाइड करता है और रिमाइंडर हमें 0 देता है। अगर वो 0 दे रहा है रिमाइंडर तो हमें उसको क्या करना है कि ऐड कर देना है लिस्ट में। तो सेम वही 63 के लिए करेंगे। जब हम 63 के लिए वो काम सेम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ फैक्टर ऑफ 63 वही मिलने वाला है, 1 3 7 9 21 और 63। 14 का हमने पहले से कैसे निकालना है ये वाला पार्ट तो देख लिया है। अब फैक्टर ऑफ 63 ये जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये भी निकल के आ गया। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब हमें कॉमन फैक्टर यहाँ से कंस्ट्रक्ट करना है। फैक्टर निकल गया 14 का, फैक्टर निकल गया 63 का। अब यहाँ पे जो कॉमन है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 1, उसके बाद 7 और 7। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आया फॉर ईच फैक्टर ऑफ 14। तो हमने ये काम किया कैसे, ठीक है। हमने क्या किया कि जो भी फैक्टर में 14 वाले फैक्टर में सबसे पहले यहाँ पे आए 1 को चेक किया, इसमें इस वाले लिस्ट में नहीं है। फिर 2 पे आए, 2 को तो जब 1 को हमने चेक किया इस वाले लिस्ट में कि इसमें तो 1 है और इसमें जब चेक करना है तो इसमें मिला 1, तो 1 कॉमन है, यहाँ पे लिख दिया। फिर चेक किया 2 जो फैक्टर ऑफ 14 है, मतलब जो फैक्टर ऑफ 14 में जो 2 है उसको चेक किया। अगर वो चेक इफ़ इट इज़ इन अ फैक्टर ऑफ 63, अगर ये वाला इसमें मिलेगा इस 63 वाले फैक्टर में तो उसको हम लिस्ट में ऐड करेंगे। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर ईच फैक्टर ऑफ 14
check if it is a factor of 63, then add it in the list. So after that we can do that, return largest factor in this list. Okay, so here we can see the largest factor is 7, so it is a greatest common divisor. तो हम यहाँ पे ये देख लें कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारा 7 है। तो ये तो लिस्ट है, लिस्ट जो आपको दिख रहा है 1 और 7 का, तो इसमें ये सारे असेंडिंग ऑर्डर्स में होते हैं। जो भी वर्क असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें तो सबसे पहले फाइंड आउट भी करेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, लेकिन ऑटोमेटिक ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब जो लास्ट पोजीशन पे होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, तो जो लास्ट वाला ग्रेटेस्ट है तो हम क्या करेंगे कि जो लिस्ट का लास्ट का है उसको पिक करेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। वो हमारा जो होगा वो होगा GCD, जो कि 7 है यहाँ पे इस कंडीशन में। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने अभी एग्जाम्पल किया और रफ एक ठो फ्लो चार्ट के थ्रू वो देख लें कैसे कैसे ये वर्क कर रहे हैं। तो अब हम एन एल्गोरिथम फॉर GCD-MN, अब हम इसके लिए एक रफ एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे कि करना क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो GCD-M और N के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने जो पिछले स्लाइड्स में किया है, जो एग्जाम्पल में किया है, आपको याद आ रहा होगा कि पहले तो GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हमने लिख दिया GCD। फिर हमने क्या किया, दूसरे जब एग्जाम्पल कर रहे थे तो हमने पहले निकाला M का फैक्टर, इसका निकाला था फैक्टर, फिर इसका N का निकाला था फैक्टर। तो हमें फैक्टर ऑफ N निकालना पड़ा और फैक्टर ऑफ M निकालना पड़ा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज FM FN फॉर लिस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ M एंड M रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है कि फैक्टर ऑफ M को, फैक्टर ऑफ जो M है उसको क्या करना है, FM से डिनोट करना है। फिर फैक्टर ऑफ N को हमें क्या डिनोट करना है, FN से। तो एल्गोरिथम एक शॉर्ट नेम पे चलता है, क्योंकि जो लॉन्ग नेम है, फुल फॉर्म है जितने भी, वो सारे बहुत एल्गोरिथम को लेंदी बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नेम यूज किया जाता है। और शॉर्ट नेम यूज करने के बाद यहाँ पे जैसे यूज किया FM फैक्टर ऑफ M के लिए, FN फैक्टर ऑफ N के लिए, वैसे ही यहाँ पे फिर CF यूज किया हुआ है कॉमन फैक्टर के लिए। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस है एल्गोरिथम का वो कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ M ये वाला बात पता चल गया। जब हम फैक्टर निकाल लेंगे FM का और FN का, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फैक्टर निकालने से पहले तो हमने मान लिया कि ये फैक्टर ऑफ M है, ये फैक्टर ऑफ N है। यहाँ पे हमें फैक्टर चूज करके इसमें डालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच I फ्रॉम 1 to M, ठीक है, मतलब जो हमने काम किया था अभी कि 1 से M तक, मतलब जो हमने 8 वाला एग्जाम्पल लिया था वहाँ 1 to 8 चेक किया था, तो वही फॉर ईच I, मतलब सारे 1 to 8 के लिए, मतलब 1 to M के लिए, सारे I के लिए हम चेक करेंगे 1 to M। और जब उसको ऐड कर देंगे हम FM में, यदि इफ़ I डिवाइड्स M, अगर वो I M को डिवाइड करता हो और हमें रिमाइंडर क्या देता हो, 0। वैसे ही सेम काम हम N वाले कंडीशन में भी करेंगे। वहाँ पे ये वाला फॉर ईच J फ्रॉम 1 to N, 1 से N तक हम चेक करेंगे। जो भी उसमें नंबर्स हैं अगर वो J से डिवाइड होंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें फैक्टर ऑफ N मानेंगे और हम उसको ऐड कर देंगे J में, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला काम तो हो गया हमारा कि हमने फैक्टर निकाल लिया, FM और FN हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, CF स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर। सो यूज CF फॉर लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, हमें इसका यूज करना है। अब हम कॉमन फैक्टर, हमारे पास तो पता है कि कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर का हमने एक लिस्ट भी ले लिया है कि इसमें हमें कॉमन फैक्टर जो भी निकलेगा यहाँ पे डालेंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे फॉर ईच F इन FM, तो जो F है ये कॉमन फैक्टर निकालना कैसे है। तो हमारे पास एक FM है और FN है, तो जो भी FM का जितना भी फैक्टर है, फॉर ईच F जितना भी फैक्टर है FM का, उनको हम ऐड कर देंगे CF में। यदि कब CF में ऐड करेंगे, if also appears in FN, मतलब कि जो भी FM का फैक्टर है
उनको हम कॉमन फैक्टर में तभी ऐड करेंगे अगर वो वाला फैक्टर FN वाले में लिस्ट में मौजूद होंगे। आपको बात समझ में आ गई? तो फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाला बात तो हो गया क्लियर कि हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। उसके बाद का आपको भी पता है कि जो कॉमन फैक्टर हमें मिला है, मान लीजिए कि 1 2 7 4 ये कॉमन फैक्टर मिला है, इसमें जो ग्रेटेस्ट है वो है क्या 14। तो 14 इज आवर GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब आगे यहाँ पे हम लोग क्या किए कि यहाँ वाला काम हमने कर लिया था कि FM अगर होगा, अगर वो FN में होगा, मतलब यहाँ तक हमने FM निकाला था, FN निकाला था, कॉमन फैक्टर मिल गया था हमें, और वही बात कि हमें रिटर्न लार्जेस्ट राइट मोस्ट वैल्यू इन CF। मैंने पहले बताया था कि जो हमारा लिस्ट होता है CF, अगर ये हो गया कॉमन फैक्टर, ये एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में हमारे पास है 1 4 और 8, ठीक है। ये हमारा कॉमन फैक्टर अगर आया है तो ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सेट हैं। तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला राइट मोस्ट वैल्यू होगा, ये वाला है राइट मोस्ट वैल्यू, ठीक है। जो राइट मोस्ट वैल्यू है 8, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, इसी को पिक करना है राइट मोस्ट वैल्यू को, और इसको डाल देना है कहाँ पे, कॉमन फैक्टर के ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट में, ठीक है। तो रिटर्न यही होगा हमारा, यहाँ पर रिटर्न होगा ये वाला जो लार्जेस्ट वैल्यू इन CF है वो वाला, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये आगे हमारे पास है ये आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। तो जो भी हमने एल्गो लिखा है अभी, एल्गो के अकॉर्डिंग हमें ये प्रोग्राम करने हैं। तो एल्गो में हमने क्या किया था, सबसे पहले एल्गो में हमने किया था एक GCD ले लेते हैं, ठीक है, जो कि 4 है और 16 है, ठीक है। इसका जब हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक इसका FM चाहिए, मतलब फैक्टर ऑफ M चाहिए, ठीक है। और इस फैक्टर ऑफ M मिलेगा तो उसको हमें एक लिस्ट में डाल देना है। उसके बाद फैक्टर ऑफ N, ये वाला जो पार्ट है ये M है, ये N है, ठीक है। तो फिर हमें क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ N चाहिए। इसको क्या करना है, जब फैक्टर ऑफ N हमें मिलेगा उसको हमें एक लिस्ट में डाल देना है। लिस्ट में डालने के बाद इन दोनों से हमें जो कॉमन मिलेगा, कॉमन फैक्टर, उन्हें खोजना है। तो कॉमन फैक्टर जो मिलेगा उसको भी हम एक लिस्ट में डालेंगे। लिस्ट में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे और उस फैक्टर्स में से जो इस कॉमन फैक्टर में जो लार्जेस्ट होगा उन्हें हमें रिटर्न करना है GCD को, ठीक है। तो ये काम करना है। अब हमें क्या करना है प्रोग्राम में, कि प्रोग्राम में हमारे पास जो फैक्टर ऑफ M है ये कैसे निकालेंगे, फैक्टर ऑफ N है ये कैसे हम एल्गोरिथम के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, ये कैसे हमें मिलेगा, और फिर उसके बाद ये दोनों जब मिल जाएगा तो उसके बाद हमें कैसे ये कॉमन फैक्टर यहाँ से ढूंढ के निकालना है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मान लो कि हम M और N के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जैसे किसी भी चीज़ को यहाँ पे पाइथन में डिफाइन करना होता है, डिफाइन करते हैं और उसको DEF से डिफाइन करते हैं। तो हमें GCD को डिफाइन करना है कि GCD एक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहाँ पे M और N ले लिए, इसको डिफाइन कर दिए, यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। ये सारे पाइथन्स के रूल होते हैं, कॉलन लगाना, डिफाइन करना। उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद क्या हुआ कि ये बात पता चल गई हमें कि GCD हमें निकालना है M और N का। उसके बाद क्या करना है कि हमें फैक्टर ऑफ M चाहिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात कही। तो फैक्टर ऑफ M हमने एक लिस्ट बना लिया, यहाँ पे ये एक लिस्ट बना लिया कि हमें एक लिस्ट है जिसमें हमें फैक्टर ऑफ M डालना है। ये पाइथन में लिस्ट होता है जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डिनोट करते हैं ऐसे ही। तो इस सिंबल के साथ जो बिग ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट के साथ, कैपिटल ब्रैकेट के साथ हमें इसे डिफाइन करना होता है, सॉरी ये सिंबल होता है। तो FM में जो भी फैक्टर आएगा, फैक्टर ऑफ M जो भी आएगा वो इसमें आ जाएगा। लेकिन अब ये तो हमने एक, मान लो कि हमारे पास एक, जैसे हमें कुछ लिखना है, हमें कुछ लेना है, तो हमें एक थैला चाहिए, तो हमने तो थैला पहले ले लिया, ठीक है।
अब उस बैग में हमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हमें डालना है। तो वही है कि हमें फैक्टर ऑफ m चाहिए था, तो उसको जिस थैले में डालना है, जिस लिस्ट में डालना है, वो तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमें खोजना है फैक्टर ऑफ m। तो फैक्टर ऑफ m उसके बाद हम खोजना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही हमें वो फैक्टर ऑफ m मिलेगा हमें उसको इस थैले में डाल देना है, fm में डाल देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो ये वाला काम कर लिया, फिर अब हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अब हम वहाँ पे हमने देखा था एग्जाम्पल में कि हमने m के लिए चेक करना है, तो 1 to m हम चेक कर रहे थे। जितने भी इसके बीच में i थे, जितने भी नंबर्स हैं 1 to m, उन्हीं के रेंज में 1 to m के रेंज में हमने चेक किया था, और जितना भी वहाँ से हमें मिला था i, वैसा i जो m को जब डिवाइड करता है तो हमें रिमाइंडर 0 देता है, तो उसको हमने उसका फैक्टर माना था। तो वही यहाँ पे ये है एक लूप, फॉर लूप। ये फॉर i ये चेक करेगा फॉर i इन रेंज, मतलब हम जब कोई काम करते हैं ना, तो ये हमें बोला जाता है कि एक काम कर, ये वाला काम इसी रेंज तक लेना है। जैसे हम कोई कपड़ा खरीदने गए हैं, तो उस क्लॉथ का दाम जो है, हम क्या करते हैं कि अगर हमने ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि जब हम फ्लिपकार्ट खोलते हैं तो हमें कोई ड्रेस चाहिए होती है। ठीक है, वो ड्रेस का जो रेंज है, मान लो कि हमारे पास 1000 से 5000 तक के ड्रेसेस चाहिए, वो ड्रेस का रेंज है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही जाके फ़िल्टर वाले कॉलम में जो फ्लिपकार्ट पे होते हैं, उसमें फ़िल्टर में क्या करते हैं, प्राइस में के कैटेगरी में जाके हम उसको सेट कर लेते हैं 1000 to 5000। तो वही हमें जो रेंज यहाँ पे चेक करना है फॉर i कहाँ किसके लिए चेक करेगा, तो इन रेंज। ये सारा इसमें इनबिल्ट होते हैं पाइथन के, ये रेंज चेक करने के लिए यूज होते हैं पाइथन में। तो आपको अगर सिंपल से जानना हो कि अगर हमें कोई रेंज चेक करना है, तो सीधे फॉर लूप लगाते हैं और i इन रेंज, उसके बाद जहाँ से जहाँ तक चेक करना है, अगर 1 से m तक करना है, तो एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर 1 से m तक करना है तो 1m+1 लिखा जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो लिस्ट है हमारे पास, वो लिस्ट में क्या होता है, जो 0 1 2 3, तो ये तो 1 पोजीशन है, 2 3 और 4, लेकिन स्टार्ट जब होगा चेक करना तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, ठीक है, तो 3 तक। तो 1 to m अगर हम चलाते हैं तो यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, तो हमें m+1 तक चलाना पड़ता है ताकि यहाँ तक आए, इसे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें क्या करना होता है, 1 to m+1 के लिए हमने चला दिया, फिर ये कंडीशन होता है कि यहाँ पे कॉलन लगाया जाता है। उसके बाद ये कॉलन लगाने के बाद ऑटोमेटिक ये इंडेंटेशन के बाद इफ़ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम अब चेक कर रहे हैं फॉर i इन रेंज 1+1, m+1 के लिए में। अब जब हम चेक करेंगे i के लिए, तो i को डिवाइड कराएंगे हर m से, जितने भी i मिलेंगे हमें उनसे हम m को डिवाइड कराएंगे, और जो रिमाइंडर हमें अगर वो 0 देता है तो हम उसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो फैक्टर ऑफ m है, यही होता है। तो फॉर i इन रेंज 1, n+1, तो इफ़ वो i अगर m को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 देता है, तो हम उसको क्या करेंगे, अपेंड i इन fm, ठीक है, कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको देखने लायक होंगी। जो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, ये भी इफ़ एक कंडीशन है, फॉर एक लूप है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे जो होते हैं वो कंडीशंस, ये पाइथन के सारे रूल के अकॉर्डिंग आते हैं। यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, अगर हम 4% लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है 0। क्यों? ये जो परसेंटेज है ये क्या होगा कि जब हम डिवाइड करेंगे 4 को 2 से, तो 2 × 2 4, और जो नीचे आया ये हो गया 0, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है वो है परसेंटेज, मतलब रिमाइंडर को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे m%i का मतलब होगा कि m को जब हम i डिवाइड करेगा तो वो अगर 0 देगा, इफ़ वो अगर 0 देता है तो उसको अपेंड कर देंगे उस i को हम fm में। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, एक बात और देखने वाला, fm.append i। अपेंड क्या करता है कि अपडेट करता है लिस्ट को,
मतलब अगर हमें कोई आई मिला और उसको एफ में सेंड करना है तो डॉट अपेंड का यूज करेंगे, डॉट अपेंड आई। जो भी वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये क्या करेगा, एफ एम डॉट अपेंड 2, ये 2 में अपना वैल्यू 2 सेंड कर देगा एफ एम को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एम डॉट आई, क्योंकि हमें जो यहाँ पे मिलेंगे आई उन्हीं को सिर्फ सेंड करना है। तो ये वाला काम हमारा पूरा हो जाएगा। ये लूप चलता रहेगा 1 to m+1 तक, मतलब सबके लिए चेक होगा। जो भी m को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देगा उन सबको अपेंड करता जाएगा, वो कहाँ पे, इस लिस्ट में ऐड करता जाएगा। सेम काम होगा fn के लिए। fn को हमने फिर यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट मान लिया, इस लिस्ट में फिर हमने स्टार्ट किया ढूंढना कि जो भी फैक्टर ऑफ n है, तो उसके लिए हमने सेट कर दिया फॉर j इन रेंज 1, n+1, और सारे n को j से डिवाइड कराया, और रिमाइंडर अगर हमें g में 0 मिलता है तो हमने उसको अपेंड करा दिया इस fn में, और इस तरह से हमें fm भी मिल गया और fn भी मिल गया, मतलब फैक्टर ऑफ m मिल गया, फैक्टर ऑफ n मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें फैक्टर ऑफ m, यहाँ पे फैक्टर ऑफ m और फैक्टर ऑफ n मिल गया, तो यहाँ से हमने निकाला था कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के थ्रू, कॉमन फैक्टर ऑफ m और फैक्टर ऑफ n के थ्रू हमें क्या करना है, यहाँ से मिलेगा ये कॉमन फैक्टर। तो अब हमें क्या करना है कि कॉमन फैक्टर कैसे मिलेगा, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि फॉर एफ इन एफ एम, जो भी एफ होगा अगर वो एफ एम में है, सारे एफ के लिए चेक करेंगे हम, जो एफ एम है अगर वो, यदि वो एफ एन में भी है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, अपेंड कर देंगे उस एफ को कॉमन फैक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक बार और हम डिस्कस करते हैं फिर से कि जितने भी फैक्टर्स हैं एफ एम के, वो यदि वो अगर एफ एन में भी हैं, एफ एन इन एफ एन है, तो हम उसको क्या कर देंगे कि उसको अपेंड कर देंगे उस फैक्टर को कॉमन फैक्टर में। ठीक है, और हमारे पास कॉमन फैक्टर में अपेंड करेंगे मतलब हम अपडेट कर देंगे कॉमन फैक्टर को, में उसको स्टोर करा देंगे। हमारे पास एक और लिस्ट मिल गया कॉमन फैक्टर का। तो जो मेन लिस्ट था वो कॉमन फैक्टर का लिस्ट था। यहाँ से अब हमें क्या करना है कि जो लास्ट वाला है यहाँ पे लिस्ट का ग्रेटेस्ट राइट मोस्ट जो वैल्यू है लिस्ट का, वो हमारा होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो जो कॉमन फैक्टर का ये जो लिस्ट था, मान लो कि ये लिस्ट हो गया। ठीक है, इस लिस्ट में अगर 1 2 4 8 है, और तो यहाँ का जो ग्रेटेस्ट राइट मोस्ट वैल्यू है ये वाला 8 वाला हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये वाला वैल्यू चाहिए तो रिटर्न करते हैं कॉमन फैक्टर -1। लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सॉरी, लिस्ट में क्या होता है कि ये 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे आगे की तरफ में जाएगा। तो अगर इधर 1 से स्टार्ट होता है तो इधर मान लिया जाता है कि -1 से है, तो इसको ऐसे सेट किया गया लिस्ट में। तो अगर हमें लास्ट वाला वैल्यू चाहिए किसी भी लिस्ट का, तो हम उसको -1 वाला, ये वाला जो स्टोर है, स्टोरेज ये -1 है, तो ये -1 रिप्रेजेंट करता है लास्ट वाले प्लेस को, 8 को। तो कॉमन फैक्टर हमारा लेना है अगर -1, तो मतलब हमें मिलेगा ये वाला 8। तो राइट मोस्ट वैल्यू को अगर किसी भी लिस्ट से हमको प्रिंट कराना हो तो हमें क्या करना होता है कि लिखना होता है CF। ठीक है, और फिर -1, और हमारा जो राइट मोस्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो जो पहला वैल्यू है लिस्ट का वो प्रिंट होगा। ये प्रिंट कराने का एक तरीका है लिस्ट को। लिस्ट अगर जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि कैसे लिस्ट वर्क करता है, कैसे कैसे प्रिंट कराते हैं, उसको अपडेट करते हैं, कैसे उसमें से डिलीट करते हैं उस वैल्यू को। अगर हमें रिप्लेस करना हो लिस्ट के किसी भी वैल्यू को तो फिर हम उसमें क्या क्या करते हैं, तो ये तो आपने जब लिस्ट पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। तो ये है डेटा स्ट्रक्चर्स जो एल्गोरिथम पे पूरा एकदम खड़ा है, एल्गोरिथम के बदौलत ही चलता है। और जो पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में एक लिस्ट पे वर्क करता है। अगर आपको लिस्ट नहीं आती, ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर से पहले आपको ये प्रोग्रामिंग से पहले आपको सबसे पहले लिस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो लिस्ट पढ़िए और फिर
उसके बाद मिलिए हमारे अगले वीडियोज़ में। उसके बाद हम अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग कि जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, सॉरी GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो एल्गोरिथम बहुत सारा तरीका देता है एक ही वर्क को करने का, ठीक है। तो एक ही वर्क को करने का अलग अलग मेथड देता है ये, और ये हमारा टास्क है, ये परफॉर्म करेगा अलग अलग एल्गोरिथम पे। तो मतलब कि ये वाला जो हमारा एल्गो पे जो ये कोड हुआ है, इस कोड को हम अलग एल्गो पे भी कर सकते हैं, मतलब अलग मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी मेथड का, उसी एल्गो का, जो इस GCD को निकालने के तरीकों का को और शॉर्ट कर दे, और हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो प्रोग्रामिंग कोड है, उसको एग्जीक्यूशन टाइम कम लगे, जो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाए, उस मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।